वेलकम डियर ऑकर्ड, स्वागत है आपका शैडो में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हजारों साल पहले चीन के राजाओं और अमीर लोगों के बीच में आंतरिक शक्ति को लेकर लड़ाई चल रही होती है और साथ ही साथ उनको हत्या होने का लगातार डर रहता है कि कहीं कोई किसी को मार न दे और हर वक्त उनकी जिंदगियां मौत के कटार पर लगी रहती हैं। इसीलिए वो गुप्त रूप से सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको शैडो कहा जाता है। शैडोज बिना अपनी जान की परवाह किए अपने मास्टर की जान बचाते हैं और अपनी वफादारी का सबूत देते हैं। और ये मूवी एक ऐसे शैडो के बारे में है जो काफी समय पहले सबसे फेमस और मजबूत कमांडर था जिसका नाम जुयू होता है। और हुआ ये था कि पे राज्य का राजा 2 बार येंग राजा के जनरल कैंग से हार चुका था, जिसकी वजह से पे राज्य ने अपने सबसे महत्वपूर्ण सिटी जिंग को खो दिया था। और मूवी में हम आगे देखते हैं कि लुयांग आता है जो वहां पर किंगडम का मिनिस्टर होता है और वो राजा को रिपोर्ट करते हुए कहता है कि जुयू कमांडर ने येंग किंगडम के जनरल को जिंग सिटी फिर से लेने के लिए एक चुनौती दे दी है। और वो ये भी बताता है कि येंग ने चुनौती मान भी ली है। अब ये सुनने के बाद राजा बड़ा ही गुस्सा हो जाता है कि जुयू ने उसको चुनौती क्यों दी। आगे हम देखते हैं कि राजा अपने कमरे में जाता है। अब यहाँ जुयू की पत्नी जियायो और किंग की बहन चिंगपिंग होती है जो ताइचू बोर्ड पर डाइस फेंक रहे होते हैं। जियायो बताती है कि लड़ाई 7 दिनों के बाद शुरू होने वाली है जब बारिश होगी और हो सकता है कि हम जीत भी जाएं। और जब जुयू वहाँ पर आता है तो राजा उसे सीधे पूछते हैं, तुमने उससे चुनौती क्यों दी? तुम होते कौन हो जो मेरी आज्ञा के बिना वहाँ चले गए थे? तो जुयू कहता है कि हमें अपनी सिटी को वापस लाना था, इसलिए मैंने उसको चुनौती दी है। अब राजा ये सुनकर बड़ा ही सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो सोचता है अगर लड़ाई हुई तो हमारे राज्य की शांति फिर से खत्म हो जाएगी। और जुयू को यकीन भी नहीं है कि वो जीत पाएंगे या नहीं, लेकिन वो फिर भी राजा से कहता है कि अगर हम जीत नहीं पाए तो वो किसी भी दंड को भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि राजा भी कहता है कि हाँ, वो जुयू का सर कटने नहीं देगा क्योंकि इतने सालों में उसकी और उसकी बहनों की जुयू ने देखभाल की है और उसके किंगडम को सुरक्षित रखा है। अब राजा उसको उसकी पत्नी को जीतर खिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि यहाँ साम्राज्य मुश्किलों में है और उसका मन कुछ भी खेलने का नहीं होता है, उसको तो बस अपनी जिंग सिटी वापस चाहिए। अब जुयू के जाने के बाद राजा अपने मिनिस्टर लुयान के साथ अपना प्लान शेयर करता है और वो अपनी प्यारी बेटी चिंगपिंग की शादी येंगकुंग के बेटे येंगपिंग के साथ करना चाहता है। और ये शादी करने के पीछे उसका इरादा यह होता है कि इससे दोनों राज्यों के बीच शांति का माहौल बन जाएगा और लड़ाई भी रुक जाएगी। आगे हम देखते हैं कि जियायो एक गुप्त कमरे में जाती है और यहाँ ये पता चलता है कि असली कमांडर जुयो जो येंग किंग के साथ पिछले मुकाबले में गंभीर रूप से घायल हो गया था, वो अभी इस गुफा में ही रहता है। और जो बाहर कमांडर जियू बन के घूम रहा है उसका असली नाम जिंग होता है और यही जिंग नाम का योद्धा जुयू की शैडो होती है और उसका नाम जिंग सिटी के नाम पर रखा गया होता है। और जब असली वाला जुयू कमांडर घायल हुआ था तो जुयू के लोग उसी की तरह एक आदमी को ढूंढते हैं और उनको जिंग मिल भी जाता है तो उसका अपहरण कर लेते हैं और 20 सालों तक वो जिंग को ट्रेनिंग देते रहे और जुयू की तरह उसका बिहेवियर करते रहे ताकि किसी को पता न लगे कि ये असली है या नकली। और फिर जिंग ने अपने 20 साल गुफा में ही बिताए थे और वहां पर वो शैडो के लिए तैयार हो रहा था। और अब असली वाला जुयू भी यही चाहता है कि जिंग येंग को मारकर जिंग सिटी को वापस छीन ले। अब जुयू और उसकी पत्नी जियायो को सभी अरेंजमेंट्स के बारे में पता होता है। इसके अलावा असली वाला जुयू जिंग से कहता है कि अगर तुम एक बार येंग को हरा दो और सिटी को वापस ला लो तो तुम्हें तुम्हारी माँ के पास वापस भेज दिया जाएगा। असली वाले जुयू की छाती में एक जख्म होता है और इसलिए वो जिंग की छाती में भी एक जख्म बना देते हैं जिससे उसको बहुत ही दर्द होता है। उसके बाद जुयू उस पर कुछ जड़ी बूटी लगा देता है ताकि वो जख्म जल्दी भर सके और वैसे ही दिखे जैसे उसके शरीर पर दिख रहा है। हालांकि जिंग को इससे काफी दर्द होता है लेकिन वो कहता है कि एक शैडो होने के नाते वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। अब अगले दिन राजा का मूड बदल जाता है और वो सभा बुलाता है जहाँ पर जिंग कहता है कि मैंने आपसे बिना पूछे येंग कैंग को चुनौती दी है, उसके लिए मैं सजा भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। राजा उसको कड़ी सजा नहीं देता लेकिन फिर भी वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इसके हथियार और कपड़े ले लो क्योंकि अब से ये कमांडर नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह ही रहेगा। अब राजा उसे कहता है कि अब से तुम कमांडर नहीं हो, तो आज तक तुमने जो भी किया उसके लिए धन्यवाद और मुझे पता है कि एक कमांडर होने के नाते तुमने कई लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें तुमको कई घाव भी मिले, लेकिन एक घाव जो तुम्हें कैंग ने दिया था उसकी मुझको चिंता हो रही है और अब वो कितना भर चुका है ये मैं देखना चाहता हूँ। और राजा ये भी कहता है कि शायद अब हम कभी मिले भी ना, तो एक बार मैं उस पर मरहम भी लगाना चाहता हूँ। अब जैसे ही राजा उसके जख्म को देखता है तो कहता है कि ये तो काफी भर चुका था, फिर ये ताजा क्यों लग रहा है? और राजा को उस पर थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये असली जुयू नहीं है बल्कि ये जिंग नाम का एक योद्धा है जो उसकी शैडो है। तो जुयू कहता है यानी कि जिंग कहता है कि जख्म तो बढ़ चुका था लेकिन उसने दोबारा उस जख्म को खोद दिया है ताकि उसको याद रहे कि उसकी जिंग सिटी अभी भी उसके पास नहीं है और उनको अपनी जिंग सिटी वापस लेनी है। अब इसके बाद वो ये कहकर चला जाता है कि अब वो एक आम सिपाही है और राजा को उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। बाद में हम देखते हैं कि जिंग अपने जख्म पर दवाई लगा रहा होता है जो जियाओ ने उसको दी होती है
और आगे हम देखते हैं कि जियाओ गुफा में जाती है और जुयू को बताती है कि जिंग ने सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लिया है। हालांकि जुयू को लगता है कि राजा जिंग पर शैडो होने का शक जरूर करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंग छाते को अपने हथियार बनाकर जुयू से ट्रेनिंग ले रहा होता है, लेकिन जुयू के सामने जिंग की कुछ भी नहीं चलती क्योंकि जुयू के पास काफी सारी टेक्निक्स हैं और वो येंग कैंग की टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। अब ये सब देखकर जुयू बड़ा निराश हो जाता है कि जिंग तो अभी लड़ने के लिए तैयार भी नहीं है, ये उनको कैसे हराएगा। अब अगले दिन हॉल में मिनिस्टर आता है जो जिंग सिटी में चिंगपिंग की शादी का प्रस्ताव देने गया था। राजा उससे कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा, तो मिनिस्टर कहता है कि वो मान तो गए हैं लेकिन वो चिंगपिंग को एक उपपत्नी के रूप में रखना चाहते हैं। इसी बीच चिंगपिंग गुस्सा होकर बोलती है कि किसकी शादी की बात चल रही है, और जब उसको पता चलता है कि उसके भाई यानी राजा ने उससे बिना पूछे उसकी शादी उनके दुश्मन के बेटे से करने की सोची है, तो वो उसका कारण पूछती है। फिर राजा बताता है कि सभी गलती जिंग की है क्योंकि वो मुझसे बिना पूछे जिंग सिटी गया और येंग से वॉर की चुनौती देकर वापस आ गया, और मैं नहीं चाहता कि ये वार हो, इसलिए इसको सुलझाने का एक ही तरीका है और वो ये है कि तुम्हारी शादी अगर उनके बेटे से करवा दी जाए तो ये मामला सुलझ सकता है। इसके अलावा एक प्रस्ताव के रूप में पिंग ने अपना खंजर भी चिंगपिंग को भेजा होता है। अब कोर्ट इसे एक अपमान मानती है, लेकिन चिंगपिंग के इनकार करने के बावजूद राजा उसे स्वीकार कर लेते हैं ताकि यह युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन जनरल टियन राजा की इस बात को कायरतापूर्ण मानता है और अपने पद से इस्तीफा देने से पहले वो येंग और उसके बेटे से लड़ने की अनुमति का अनुरोध करता है। हालांकि चिंगपिंग खंजर को स्वीकार करती है, जो इस बात का गवाह है कि वो पिंग की उपपत्नी होने के लिए बिल्कुल सहमत हो गई है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि येंग अपने बेटे पिंग को युद्ध में सैबर इस्तेमाल करना सिखाता है। वो पिंग को बताता है कि येंग अपने युद्ध में बिल्कुल ही निपुण होते हैं और वो सभी को मारने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद वो दोनों बाप बेटे जुयू के बारे में बात करते हैं कि जब जुयू चुनौती देने आया था तो वो बहुत ही ठीक लग रहा था क्योंकि पिछली लड़ाई में जो घाव उसको मिला था वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि वो जुयू नहीं बल्कि उसकी शैडो जिंग है। अब चिंगपिंग वो पत्नी के लिए इसलिए राजी हो गई थी क्योंकि वो युद्ध से जिंग सिटी को जीतना चाहती है। हालांकि जब ये खबर पिंग के पास पहुंचती है तो वो चौंक जाता है कि वो मान कैसे गई। इसके अलावा पिंग को विश्वास है कि वो पे राज्य को जीत जाएंगे क्योंकि पे के दो शक्तिशाली योद्धा जुयू और टयन अब आम सिपाही बन गए हैं। पिंग ये भी बताता है कि उसने पे राज्य में अपना एक जासूस भी भेज रखा है। आगे हम देखते हैं कि प्रैक्टिस करते वक्त जियाओ जिंग को बताती है कि येंग कैंग को हराने के लिए उसे स्त्री टेक्निक लागू करनी चाहिए और यिन के प्रतीक अम्ब्रेला को अपनाना चाहिए। जियाओ ये भी बताती है कि येंग और यिन की क्या फिलॉसफी है। येंग लाइट, फायर और मैस्कुलिनिटी से जुड़ा हुआ है जबकि यिन डार्क, वाटर और फेमिनिनिटी से जुड़ा हुआ है। जियाओ सैबर को येंग का प्रतीक बताती है और अम्ब्रेला को यिन का प्रतीक बताती है। फिर जियाओ उसको येंग कैंग से बचने की काफी तरकीब बताती है कि उसको कैसे कैसे हरा सकता है और जुयू अम्ब्रेला की टेक्निक से काफी खुश होता है। जियाओ जिंग को ट्रेन करती है और वो दोनों जुयू को आसानी से हरा देते हैं। अब उसके बाद जुयू की रिक्वेस्ट से जिंग टायन से मिलता है और उसको येंग से जीतने के लिए कुछ तरीके बताता है। वो टायन को उन सैकड़ों दोषियों को लीड करने के लिए कहता है जो थोड़ी दूर जंगल से बाहर रह रहे होते हैं, और फिर जिंग जुयू से मिलवाने के लिए टायन को लेके जाता है जो उसे जिंग के अस्तित्व और उद्देश्य के बारे में बताता है। और फिर टियान जुयू से सीखता है कि वो 3 राउंड के लिए येंग कैंग को कैसे डिस्ट्रैक्ट करे और उसको कैसे हराए। और फिर जुयू टियान से कहता है कि अगर वो शहर को एक बार जीत गए तो जुयू वहां पर राजा बन जाएगा और टायन को अपना कमांडर बना देगा। और फिर जुयू उसको जियाओ से नए अम्ब्रेला चलाने की ट्रेनिंग देता है। और युद्ध की एक रात से पहले जुयू, जिंग और जियाओ शराब पी रहे होते हैं और जब जिंग जियाओ वापस अपने घर पर आ जाते हैं तो जिंग बताता है कि उसके पास काफी मौके थे भागने के, लेकिन वो वहां पर सिर्फ जियाओ के लिए रुका हुआ है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तो जिंग ये भी बता देता है कि मुझे नहीं लगता कि कल अगर मैं मर गया तो किसी को उसका फर्क भी पड़ने वाला है। हालांकि जियाओ उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी की परवाह है, और फिर जिंग उसका धन्यवाद करता है और सोने के लिए चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जियाओ उसका पीछा करती है और उसके साथ रात गुजारती है और ये सब जुयू एक होल से देख लेता है। अब अगली सुबह जिंग एक डील के लिए पानी से होकर जिंग सिटी में जाता है। हालांकि येंग कैंग को यह नहीं पता कि जिंग एक शैडो है और वो उसको जुयू समझ लेता है। येंग कैंग का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है और उसको पता है कि वादे के अनुसार वो एक एक करके लड़ेंगे। हालांकि टैन और उसकी आर्मियों ने कैदियों को मंच के नीचे रखा होता है और हैरानी की बात तो यह है कि इस बदले की लड़ाई में चिंगपिंग भी शामिल होती है क्योंकि वो पिंग से अपने अपमान का बदला लेना चाहती है। अब इसी दौरान टैन, चिंग और कैदी चोरी से पानी के रास्ते से गेट तक पहुंच जाते हैं और सिटी के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर येंग कैंग और जिंग का युद्ध होता है और पहले राउंड में जिंग जीत जाता है। अब अगले 2 राउंड में जिंग से खुश होकर येंग उसे ड्रॉ करने की पेशकश करता है, लेकिन जिंग मना कर देता है और बीच में ही लड़ते रहने का फैसला करता है। अब इसी दौरान येंग पिंग और उसके सिपाहियों को टैन पीछे लेके आता है और उन्हें अम्ब्रेला का इस्तेमाल
करने के लिए कहता है। अब चिंगपिंग येंगपिंग को घातक रूप से घायल कर देती है और येंगपिंग उसे पूछता है कि एक औरत क्यों लड़ेगी, और ये सुनने के बाद वो उसको उसी खंजर से मारती है जो येंगपिंग ने उसके लिए भेजा था। और इसी के साथ येंग का बैनर टैन उखाड़ कर फेंक देता है। और जब येंगकिंग ये देखता है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो जिंग को मारने के लिए जाता है। हालांकि जिंग इस सिचुएशन का मुकाबला करता है और येंगकिंग को अम्ब्रेला के टुकड़े से मार देता है। अब आगे हम देखते हैं कि पे राज्य में जियायो जुयू के पास गुफा में जाती है और जुयू समझ नहीं पाता कि शैडो को युद्ध में भेजकर उसने सही किया या गलत। इस पर जियायो उसको बताती है कि यहाँ कुछ सही और गलत नहीं है, जो होना था वो हो गया। उसके बाद दोनों पति पत्नी एक साथ जरत खेलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सभी को मारने के बाद जिंग अपने असली घर में जाता है और यहाँ उसको पता चलता है कि उसकी माँ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। और वैसे ही जिंग पर कुछ हत्यारे हमला कर देते हैं जो उसके घर पर छुपे हुए होते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो बच जाता है। अब इसके बाद वहाँ पर एक दूत बताता है कि राजा ने महल में जिंग को बुलाया है। अब ये सुनकर जिंग बड़ा ही हैरान रह जाता है कि राजा को कैसे पता कि वो जिंदा है। अब इसी बीच हत्यारे जुयू की हत्या करने आते हैं। हालांकि बीमार और कमजोर जुयू उनसे लड़ाई करता है और जीतने की खुशी में कोर्ट में दावत रखी होती है। और फिर अचानक से जिंग दिखाई देता है और फिर राजा जिंग, जियायो और मिनिस्टर लुयान को छोड़कर सभी को वहां से जाने का आदेश देता है। और राजा को पता चल जाता है कि लुयान ही वो जासूस है जो येंगपिंग के लिए जासूसी का काम कर रहा था और इसलिए उसको मार देता है। और फिर राजा बहुत ही खुश होकर जिंग को तोहफा देने के बारे में सोचता है और तय करता है कि वो जिंग और जियायो को एक पति पत्नी के रिश्ते में बांध देना चाहता है। अब इसी दौरान एक मास्क पहने हुए कैदी कमरे के अंदर आता है जिसके हाथों में एक डब्बा होता है और ऐसा लगता है कि उसमें जुयू का कटा हुआ सर होगा, लेकिन जब राजा उसको खोलता है तो वो खाली होता है। और वैसे ही कैदी राजा पर पीछे से वार कर देता है और राजा जमीन पर गिर जाता है। अब उसके बाद कैदी अपना मास्क उतारता है और उसको मारने लग जाता है और फिर पता चलता है कि वो जुयू है। और जुयू जिंग को राजा को मारने का आदेश देते हुए कहता है कि इसी ने तुम्हारी माँ को मारने का आदेश दिया था। जुयू की हालत भी बहुत ही गंभीर होती है और वो भी मरने की हालत में होता है और कहता है कि रियल के बिना शैडो भी नहीं होती। और वो चालाकी से जिंग को राजा को मारने के लिए कहता है और जैसे ही जिंग राजा को मारने के लिए जाता है, जुयू भी जिंग पर तलवार चलाने वाला होता है, पर जिंग जुयू पर ही तलवार घूम देता है और कहता है कि आप गलत थे, रियल के बिना भी शैडो रह सकती है। अब उसके बाद जिंग जुयू के मुंह पर मास्क लगा देता है और बाद में वो राजा को जुयू की तलवार से मार देता है और जुयू के हाथों में वो तलवार पकड़ा देता है ताकि वो हत्यारा लगे। अब आगे हम देखते हैं कि जिंग वहां से चला जाता है और बाहर जाकर सभी को कहता है कि राजा को मार दिया गया है और टैन को इस पर शक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि जियायो सपने में हॉलवे के दरवाजे की ओर दौड़ती हुई आती है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।